शुक्रिया। पाकिस्तान और चीन के मुज़ाकरात हो रहे हैं बीजिंग में, आपको लग रहा है कुछ रिलीफ मिलेगा चीन की जानिब से? देखिए, मार्च और जून के जो 4 महीने हैं, उसमें हमारी जो अदायगियाँ हैं बैरूनी कर्ज़ाजात के ऊपर लगभग 7 अरब डॉलर की हैं। और उसमें से कोई 4 साढ़े 4 अरब डॉलर जो है वो चाइनीज़ का वापस करना है, चाइनीज़ बैंक्स को वापस करना है, चाइनीज़ का जो सेफ डिपॉज़िट है उसका रोल ओवर। दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों जैसा कि आपने सुना कैसे आज पाकिस्तान के की पूरी आस लगभग सिर्फ और सिर्फ चाइना पे आके टिक गई है, क्योंकि चाइना अगर इनको पैसे देगा तो ही कहीं ना कहीं पाकिस्तान थोड़ा बहुत सर्वाइव कर पाएगा इकोनॉमिकली। तो कहीं ना कहीं आज कैसे पाकिस्तान के जितने भी इदारे हैं वो सारे के सारे कटोरा लेके चाइना पहुंच चुके हैं, और बीजिंग में अब पाकिस्तान चाइना के सामने एक बार फिर से कटोरा फैलाएगा और उसमें भीख डलवाने की कोशिश करेगा। तो कहीं न कहीं डिफ़ॉल्ट के कगार पे आए हुए इस पाकिस्तान की हालात आज बद से बदतर हो चुकी है। पाकिस्तान में जो आज पेट्रोल, डीज़ल और जितने भी खाने-पीने की चीज़ें हैं वो आसमान छू रही है, और पाकिस्तान की आम आवाम उनको खरीदने की सिचुएशन में बिल्कुल भी नहीं है। तो कैसे आज पाकिस्तान के हालात बद से बदतर हुए उस पे डिस्कशन कराए पाकिस्तान का फाइनेंस एक्सपर्ट। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों पाकिस्तान की मदद को आएगा, पाकिस्तान को क्या 80 अरब डॉलर, 1 अरब डॉलर या 80 करोड़ दे दे तो मजीद कितने अरब डॉलर्स पाकिस्तान को दरकार हैं? पाकिस्तान की मईशत कैसे संभलेगी? रमज़ान मुबारक में क्या मजीद महंगाई से रोका जा सकता है? पाकिस्तान के नामवर माहिर मईशत डॉक्टर फ़रूख सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान और चीन के मुज़ाकरात हो रहे हैं बीजिंग में, आपको लग रहा है कुछ रिलीफ मिलेगा चीन की जानिब से? देखिए, मार्च और जून के जो 4 महीने हैं, उसमें हमारी जो अदायगियाँ हैं बैरूनी कर्ज़ाजात के ऊपर लगभग 7 अरब डॉलर की हैं। और उसमें से कोई 4 साढ़े 4 अरब डॉलर जो है वो चाइनीज़ का वापस करना है, चाइनीज़ बैंक्स को वापस करना है, चाइनीज़ का जो सेफ डिपॉज़िट है उसका रोल ओवर होना है। मुझे महसूस ये हो रहा है कि चाइना की तरफ से चाइनीज़ की बैंक्स की तरफ से रोल ओवर शुरू हो चुके हैं। उन्होंने हमें जो इक़सात हैं वो देनी शुरू कर दी हैं, और चाइनीज़ जो चाइना की तरफ से जो कमिटमेंट थी वो धीरे-धीरे पूरा होना शुरू हो गई। जो मामला रह गया है वो सऊदी अरेबिया, यूएई और कतर की जानिब से रह गया है। आईएमएफ का कहना ये है कि जब उन ममालिक से जिनको हम फ्रेंडली कंट्रीज़ कहते हैं उनकी तरफ से ये कमिटमेंट हमें मिल जाएगी, ये वादा मिल जाएगा, तो फिर जो आखिरी हर्डल रह गया है, जो आखिरी रुकावट रह गई है वो भी पूरी हो जाएगी, और फिर बोर्ड मीटिंग की तरफ, आईएमएफ की बोर्ड मीटिंग की तरफ कदम बढ़ाया जा सकता है। तो पेंडिंग रह गया है वो मेरा ख्याल है सऊदी अरेबिया, यूएई और कतर के जो वादे हैं कमिटमेंट के, वो बकिया तो रह सर गए। सऊदी अरब, यूएई और कतर पैसे क्यों नहीं दे रहे? पहले तो ऐसा कोई मसला ही नहीं था। क्या एतमाद का फुकदान है उनको इस गवर्नमेंट पर? देखिए, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक वो अंडा मुर्गी वाला मामला शुरू हो गया है। आईएमएफ ये कह रहा है कि पहले मुझे कमिटमेंट चाहिए उन ममालिक से, और वो पूरा का पूरा जो $7 बिलियन की अदायगी है उसका हिसाब पूरा करना होगा। और बाकी ममालिक से लग रहा है ऐसे है कि पहले आईएमएफ का प्रोग्राम के अंदर आप दाखिल हो जाएं, उसके बाद हम जो है, जब आपके पास एक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म आ जाएगा तो फिर हम अपनी इमदाद का सिलसिला जो है वो शुरू करेंगे। तो यहाँ पे पाकिस्तान फँस गया है, और कहीं लड़ाई हो रही है अंडा और मुर्गी वाली। लेकिन सोचना हमने ये है कि अगर ये सारा काम मुकम्मल हो भी जाए, तो फिर भी आप सोचिए कि जून तक ये मामला पूरा है। उसके बाद हमें दोबारा से आईएमएफ के पास जाना होगा, और आईएमएफ से इससे भी बड़ा पैकेज चाहिए होगा। तो मामला ये है कि ये बीमारी की अलामात को हमने दूर करना है। ये सारी चीज़ें जो भी हम बहस कर रहे हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ बीमारी की अलामात को दबाने की कोशिश हो रही है। बीमारी का इलाज इसमें नहीं है। बीमारी का इलाज ये है कि हमने अपना बजट का खसारा दूर करना है। बीमारी का इलाज ये है कि हमने अपना तिजारत का खसारा दूर करना है। आईएमएफ से लोन आ जाए, सऊदी अरेबिया से लोन मिल जाए, चाइना से लोन मिल जाए, ये सिर्फ़ हमारी बीमारी की अलामात को दबाएँगे, बीमारी को
बीमारी का इलाज नहीं है। डॉक्टर साहब, ये जो मनाजिर हम दिखाते हैं पूरी दुनिया को, पाकिस्तान में ऑपरेशंस हो रहे हैं, पुलिस मार रही है लोगों को, शेलिंग, क्या आलमी सरमायाकार जो है वो ये देखकर यहाँ पे सरमायाकारी नहीं कर रहा, और पाकिस्तानी सरमायाकार जो है क्या उसका एतमाद है इस हुकूमत पर या इसकी पॉलिसीज के तसलसल पर? जी, ये असल सवाल हैं जिनके जवाब हमने ढूंढने हैं। एक बड़ा गहरा चोली दामन का साथ है सियासी इस्तेहकाम का और माशी तरक्की का। जिन ममालिक में सियासी अदम इस्तेहकाम रहता है, ये बड़ी स्टडी है, एक IMF की स्टडी है जो 50 साल के पीरियड के ऊपर फैली हुई है। उन्होंने कोई 160 ममालिक का तजिया किया और नतीजा ये था कि जिन ममालिक में सियासी अदम इस्तेहकाम रहता है, उनकी माशी सिफ्त जो है वो दुरुस्त नहीं हो पाती। अब आप सोचिए कि हमारे यहाँ जिस किस्म की जमहूरियत हम अपनाए बैठे हैं, हमारे जो जमहूरियत पसंद सियासतदान हैं, वो एक दूसरे से जमहूरी मुकाबला नहीं करना चाहते। वो एक दूसरे को तबाह बर्बाद कर देना चाहते हैं, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देना चाहते हैं। वो मुकाबला इस सूरत में नहीं करते कि उन्होंने अवाम की फलाह बहबूद का ज्यादा ख्याल किसने करना है। वो एक दूसरे की जान के पीछे पड़े हैं, वो एक दूसरे के ऊपर मुकदमे डालने के पीछे पड़े हैं, वो एक दूसरे को जेल के पीछे डालने के लिए पड़े हैं, और इसका फिर जो रिजल्ट है वो माशी एतबार से और माशी फील्ड में तो डेफिनेटली सामने आता है। लेकिन सर, ये जो हुकूमत है, आपको लग रहा है कि ये चाहती है कि सियासी इस्तेहकाम हो पाकिस्तान में, मुआशी इस्तेहकाम हो, ताकि IMF से जो हमारा रिव्यू है वो हो जाए, कुछ सरमायाकारी बढ़े, कुछ सरमायाकारों का एतमाद बहाल हो? देखिए, इस वक्त बुनियादी नुक्ता ये है कि हमारे, यकीन जानिए, हमारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सियासी हैं, वो माशी नहीं है। इस मुल्क के पास वसाइल हैं, इस मुल्क के पास टैलेंट है, हम ये सब कुछ कर सकते हैं अगर किसी किस्म का सियासी इस्तेहकाम सामने आ जाए। अगर जो रूल्स ऑफ द गेम है, यानी कि जिस तरह ये जमहूरी खेल हमने खेलना है, उसके ऊपर सियासतदान जो हैं वो एक फ्रेमवर्क बना लें, रूल्स ऑफ द गेम सेट कर लें। देखिए, अभी तो कोई रूल्स ऑफ द गेम ही नहीं सेट हो रहे हैं। दोनों तरफ से कोशिश ये रहती है कि हम दूसरे को जो है वो बिल्कुल सियासी मैदान से भगा दें, उसको फना कर दें, उसको उसका फ्यूचर का सारा करियर सियासत के अंदर खत्म कर दें और सिंगल पार्टी हम रह जाएं। पॉजिटिव निकलना चाहिए, जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव सम गेम, कि दो सियासी पार्टियां हैं, वो आपस में लड़ती भी हैं, वो आपस में बातचीत भी करती हैं, और उस लड़ाई और बातचीत का नतीजा जो है वो वोटर के हवाले से पॉजिटिव निकलता है, उनकी तरक्की होती है, उनके हालात बेहतर हो जाते हैं। तो हमारी जो सियासी गेम है वो इस वक्त नेगेटिव सम गेम है। अब जरा था ये पिछले कुछ दिनों में जो जमान पाक में हुआ, अब सोचिए ये टोटली नेगेटिव गेम, किसी का फायदा नहीं, इसमें ना इमरान खान साहब का फायदा है, ना हुकूमत का फायदा है, नुकसान पाकिस्तान का और पाकिस्तान में रहने वालों का है। तो ये सियासी जो खेल है पाकिस्तान के अंदर, ये नेगेटिव सम गेम बन गया है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान में रहने वालों के लिए। लेकिन अगर जून तक भी ये रिव्यू नहीं होता तो IMF के जो हमारा ये स्टाफ लेवल, ये तो अग्रीमेंट वैसे ही ख़त्म हो जाएगा, तो फिर पाकिस्तान में कितना बड़ा भूचाल आएगा मुआशी सूरत हाल को देखकर? देखिए, मैं यकीन से आपको कह सकता हूं कि अगर हमारा स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाता है, उसके बाद बोर्ड की डिस्बर्समेंट सामने आ जाती है, हमारा हिसाब किताब जो है वो जून तक मुकम्मल है। किसी किस्म का किसी डिफॉल्ट का कोई आप समझिए कि पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन अगर हम स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं कर पाते, IMF के 9th रिव्यू को पूरा नहीं कर पाते, तो फिर हम उस राह पे चल निकले होंगे जिस राह पे हमने देखा है कि श्रीलंका आज से कुछ महीने पहले चल निकला था। लेकिन अगर IMF का 9th रिव्यू मुकम्मल नहीं होता तो खुदा न खास्ता कोई डिफॉल्ट करने की कोई ऐसी सूरत हाल तो नहीं बन जाएगी पाकिस्तान के लिए? मैं ये कह सकता हूँ कि फिर हम डिफॉल्ट के इतने नजदीक पहुंच जाएंगे जितने आज तक 75 साल की माशी तारीख में हम नहीं पहुंचे। और महंगाई कुछ 60% भी क्रॉस कर जाएगी? देखिए, महंगाई की दो
दो पहलू हैं। एक तो आलमी महंगाई है, अगर जो चीजें हम इंपोर्ट करते हैं जिसमें पेट्रोल है, डीजल है, दालें हैं, गंदम भी इंपोर्ट हो रही है, अगर दुनिया भर में उनकी कीमत बढ़ती है तो फिर पाकिस्तान के पास कोई तरीका नहीं है, यहाँ पे भी महंगाई आएगी उस दुनिया की लहर के नतीजे में। दूसरा पहलू ये है कि जब हुकूमत जो है वो बजट का खसारा करती है तो उस खसारे को पुर करने के लिए फिर वो नोट छापती। और जिस तरह के पिछले 3 से 4 सालों में पाकिस्तान के अंदर नोट छापे गए हैं, आप अंदाजा कीजिए कि 2018 में जब पीटीआई की हुकूमत आई थी, तो उस वक़्त पूरे मुल्क में कोई 4000 अरब के नोट चल रहे थे, जो स्टेट बैंक हमें फ़िगर बताता है। पिछले 4 सालों में उनमें 70% इज़ाफ़ा हुआ है। अब लगभग 4500 8000 रुपए के नोट जो हैं वो छप चुके हैं, और जब नोट ज़्यादा हैं और जो अशिया है मार्केट के अंदर वो उतनी की उतनी रहती हैं, तो फिर वो महंगाई का एक तूफान आप समझिए कि सामने आता है। ठीक। तो डॉक्टर ये साहब, आज वज़ीर-ए-आज़म ने ये ऐलान किया है कि वो बाइक्स वालों को सस्ता पेट्रोल देंगे, 50 रुपया लीटर सस्ता होगा। तो ये तो क्या वही आपको सूरत हाल नजर नहीं आ रही कि खान साहब ने हुकूमत को जाता देखकर ऐलान कर दिया था सब्सिडी का? देखिए, इसके पीछे दोबारा से 2 पहलू सामने रख लें। एक नीयत है कि किसी तरह जो गरीब तबकात हैं पाकिस्तान के, उनको किसी तरह कोई टारगेटेड सब्सिडी दी जाए। अच्छा। अब टारगेट सब्सिडी जो है वो दुनिया भर में चाहे वो आईएमएफ का इदारा हो या बाकी इदारे हों, जैसे हम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट फंड प्रोग्राम के तहत टारगेटेड सब्सिडी देते हैं, वो जनरली टारगेटेड सब्सिडी को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब सोचने की बात यह है कि अगर हम मोटरसाइकिलिस्ट को सब्सिडी दे रहे हैं, उसका अमल दरामद करने का क्या तरीका कार होगा, और क्या हमारे पास इजाफी वसाइल मौजूद हैं इस सब्सिडी देने के लिए। अगर इजाफी वसाइल मौजूद नहीं है तो फिर दोबारा से वही, जैसे आपने कहा कि आईएमएफ के साथ वो झगड़ा होगा और हमें साबित करना होगा कि हमारे पास इजाफी वसाइल मौजूद हैं इस सब्सिडी